Hello students, welcome back to NEET Exam Crack. I hope you all are doing well and you all are fit, fine and healthy. So हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो जिम्नोस्पर्म है उसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है. नाउ वी विल डिस्कस कि इसमें पॉलिनेशन किस तरह की होती है. ठीक है, सो पॉलिनेशन आज हम इस लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, सो दिस इज आवर बेसिकली लेक्चर नंबर 24. ये 24 लेक्चर है हमारा जिसमें हम जिम्नोस्पर्म डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो मैंने आधी वीडियो पिछले उसमें डिस्कस कर दी थी और आधी मैं यहाँ पे कर रही हूँ. राइट, तो ये याद रखना, दिस इज लेक्चर नंबर 24. सो पॉलिनेशन हम देखेंगे. तो पॉलिनेशन जो होती है जिम्नोस्पर्म में वो होती है विंड पॉलिनेशन. ठीक है, किस तरह की है? विंड पॉलिनेशन, जिसको एनिमोफिली भी बोलते हैं. सो जिम्नोस्पर्म में विंड पॉलिनेशन होती है विच इज ऑल्सो नोन एज एनिमोफिली या एनिमोफिलस प्लांट बोल सकते हो आप. ठीक है, ANEMO, एनिमोफिली. एनिमोफिली मतलब जब भी विंड की मदद से पॉलिनेशन करी जाएगी. ठीक है, अब विंड की मदद से क्यों होती है? बिकॉज जो पॉलेंस है यहाँ पे विंड की मदद से क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पे जो पॉलन थे वो भी तो विंग्ड थे, उनके पास विंग्स थी, पंख थे, तो इसी वजह से वो एयर के थ्रू चले जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है कि इनमें जो पॉलिनेशन है दैट इज डायरेक्ट पॉलिनेशन. मैं इसका मतलब समझाती हूँ आपको. डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट पॉलिनेशन का मतलब है कि यहाँ पे जो पॉलन है विल डायरेक्टली लैंड्स नियर द माउथ ऑफ ओव्यूल. बिल्कुल ओव्यूल के माउथ के पास जाकर लैंड करेगा. जबकि एंजियोस्पर्म में क्या होता था? पहले स्टिग्मा पे जाता था, फिर स्टाइल के थ्रू और फिर ओव्यूल तक पहुंचता था. बट क्योंकि इनके पास कोई स्टिग्मा तो है ही नहीं, बिकॉज इनके पास फ्लावर ही नहीं है. जिम्नोस्पर्म में तो फ्लावर ही नहीं होता, तो स्टिग्मा नहीं है, तो यहाँ पे पहले डायरेक्टली पॉलन कहाँ चला जाएगा? ओव्यूल के माउथ के पास, और जाकर वहाँ पे लैंड करेगा. इस तरह की पॉलिनेशन को डायरेक्ट पॉलिनेशन बोलते हैं. और जो एंजियोस्पर्म में होती है, क्योंकि देखो पॉलिनेशन दो ही जगह पे हो रही है, एक एंजियो और एक जिम्नो. एंजियोस्पर्म में पूरा फ्लावर है, पूरा स्टिग्मा है, स्टाइल, ओवरी सब कुछ है, तो वहाँ पे पॉलन जाके स्टिग्मा पे लैंड करेगा, है ना. स्टिग्मा होता है ना ऐसा पार्ट, तो पॉलन यहाँ आके लैंड करता था एंजियोस्पर्म में. ठीक है, हम अभी डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में हमारी. पर इनके पास तो कोई स्टिग्मा ही नहीं, इनके पास फ्लावर ही नहीं है, तो पॉलन डायरेक्टली जाएगा और माउथ इट विल लैंड नियर द माउथ ऑफ ओव्यूल. उसको बोलते हैं डायरेक्ट पॉलिनेशन. ठीक है, नेक्स्ट पॉलिनेशन से रिलेटेड एक फिनोमिनन होता है जिम्नोस्पर्म में जिसको बोलते हैं सल्फर शार. ठीक है, सो इट इज रिलेटेड टू pollination in phenomenon related to pollination in gymnosperms. So basically sulfur shower क्या है? It is a phenomenon related to pollination in pines. Pinus में स्पेशली. ठीक है, क्योंकि पाइनस के अंदर जो होते हैं ना पॉलन्स बनते हैं येलो कलर के. सभी प्लांट्स में येलो कलर के ही होते हैं, और जब वो पॉलिनेशन करते हैं तो वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में बनते हैं और पूरे एयर में निकल जाते हैं. क्योंकि पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रही है? विंड के थ्रू. तो पूरी एयर में आ जाते हैं, विंड में आ जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे येलो येलो क्लाउड्स बन गए हैं. ठीक है, स्काई में. तो इसी वजह से इसको सल्फर शार बोलते हैं. मतलब इट सीम्स लाइक और इट लुक्स लाइक समवन हैज स्प्रेड द सल्फर ऑल ओवर द स्काई. मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने पूरी सल्फर को स्प्रे कर दिया है, बिकॉज सल्फर का कलर भी येलो होता है. तो इस तरह से. ठीक है, सो इट इज बेसिकली अ फिनोमेनन रिलेटेड टू पॉलिनेशन इन पाइन्स. पाइनस के अंदर पॉलिनेशन से रिलेटेड ये फिनोमिनन है. ठीक है, सो पाइनस क्या करते हैं? दे डिस्चार्ज ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ pollen grains into the air. एयर में बहुत ज़्यादा pollen grain डिस्चार्ज कर देते हैं, एंड एज अ रिजल्ट इट अपीयर्स लाइक, जब बहुत सारे पॉलन एयर में आ जाएंगे येलो येलो कलर के, तो इट अपीयर्स लाइक येलो क्लाउड. ठीक है, येलो क्लाउड की तरह अपीयर होता है. और ये चीज़ होती कब है? पॉलिनेशन ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम में ऐसा होता है. ठीक है, ड्यूरिंग स्प्रिंग. तो जहाँ पर पाइनस बहुत ज़्यादा मिलते हैं जिन कंट्रीज़ में, क्योंकि अपने इंडिया में उतने ज़्यादा नहीं है, हिली एरियाज़ में है, तो वहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है. बट जहाँ पर आप रह रहे हो, जिस एरिया में, अगर आप प्लेन में रह रहे हो तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये हिली एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पाइनस वहाँ पर बहुत ज़्यादा है. अगर आप अपने घर के आसपास देखोगे प्लेन एरिया में तो पाइनस ही नहीं मिलेंगे आपको, तो पॉलिनेशन कहाँ से मिलेगी फिर उनकी?
ठीक है। तो येलो क्लाउड्स और सल्फर शार इज फाउंड मेनली इन दी एरियाज विच आर वेरी मच ओवर क्राउडेड विथ पाइनस ट्रीज, ठीक है, पाइनस से बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो पॉलन शेडिंग है, पॉलन जब निकलेंगे ना वो कौन से स्टेप में निकलते हैं। तो पॉलन की जो शेडिंग होती है जिम्नोस्पर्म में, शेडिंग मतलब रिलीज होंगे और फिर एयर में आएंगे, वो होती है 4 सेल स्टेज। मैंने आपको बताया था ना लास्ट वीडियो में कि इनके पास 4 सेल होते हैं, पॉलन में 4 सेल्स हैं, 2 तो प्रोथैलियल सेल, ठीक है, 2 प्रोथैलियल सेल थे, उसके बाद एक वेजिटेटिव सेल एंड एक कौन सा था, जनरेटिव सेल। तो यहाँ पे टोटल 4 हो गए ना, एक वेजिटेटिव, एक जनरेटिव और 2 प्रोथैलियल। तो जब इतना बन जाता है तब पॉलन शेडिंग होती है, तब पॉलन रिलीज होते हैं और फिर वो पॉलिनेशन करवाने के लिए निकल जाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगी जब पॉलन जाएगा फीमेल ओव्यूल के पास और फिर मेल और फीमेल गैमेट्स कैसे फ्यूज करेगी। सो फर्टिलाइजेशन जो है पाइनस के अंदर और साइकस में अलग अलग देखेंगे। सो पाइनस में इट इज साइफोनोगैमस, साइफोनोगैमस, ठीक है, साइफोनोगैमस पॉलिनेशन होती है। साइफोनोगैमस का मतलब है जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट तक पहुंचेगी विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब के थ्रू जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन मेल गैमीट इज कैरीड बाय पॉलन ट्यूब, ठीक है, जब मेल गैमीट को पॉलन ट्यूब के साथ कैरी करा जाएगा उसको बोलते हैं साइफोनोगैमी। और जब साइकस में जो होती है, साइकस में डिफरेंट है, साइकस में होती है ज़ुआइडो साइफोनोगैमी। तो साइकस में देखो दैट इज ज़ुआइडो साइफोनोगैमी। ज़ुआइडो साइफोनोगैमस, ज़ुआइडो साइफोनोगैमस का मतलब है इसमें 2 टर्म्स हैं, एक तो ज़ुआइडो, ज़ुआइडो मतलब वाटर के थ्रू और साइफोनो मतलब पॉलन ट्यूब के थ्रू, ठीक है। तो वाटर के थ्रू भी जाएंगी ये साइकस में मेल गैमीट्स और पॉलन ट्यूब की थ्रू भी जाएंगी। ऐसा कैसे, कि दोनों कंडीशंस को कैसे कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे साइकस में जो मेल गैमीट्स होती हैं वो मोटाइल होती हैं, तो इसी वजह से वो वाटर के थ्रू भी जा सकती हैं, ठीक है। मेल गैमीट्स are carried with water as well as with pollen tube, pollen tube से भी जाएगी और वाटर के थ्रू भी जाएगी। तो ये थोड़ा सा यूनिक पॉइंट है, याद रखना। पाइनस में सिर्फ pollen tube के थ्रू जाएगी और साइकस में बोथ वाटर भी और pollen tube भी, ठीक है। क्योंकि साइकस में यहाँ पे हम लिख लेते हैं, साइकस के अंदर जो मेल गैमीट है वो मल्टीसीलिएट होती है, ठीक है, मल्टीसीलिएट मतलब उसमें बहुत ज़्यादा सीलियाँ मिलते हैं। फ्लैजिला तो नहीं बोलेंगे, मल्टीसीलिएट है तो मोटाइल होती है वो, तो मोटाइल है इसी वजह से क्या है, वाटर के थ्रू कैरिड हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होती है जिम्नोस्पर्म में, क्योंकि वो सिर्फ एंजियोस्पर्म का फीचर है। सो डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या है, एब्सेंट। जब गैमीट्स का फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, जैसे देखो गैमीट्स, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट जब फ्यूज करेगी तो बनेगा आगे जाइगोट, क्योंकि ये एन है, एन आगे बनेगी जाइगोट, जाइगोट होती है 2n, जाइगोट से आगे बनेगा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो जो बनता है दैट इज ऑल्सो 2n। और एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है मीरोब्लास्टिक, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हायर प्लांट्स में सभी में मीरोब्लास्टिक ही है। अगर आप लोगों को नहीं पता मीरोब्लास्टिक क्या है तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। मैंने टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट उसमें डिस्कस किया है, मीरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक क्या होता है, ठीक है, राइट। तो ये बन गया एम्ब्रियो। अब देखो जो सीड बनेगी, सीड, तो साइकस में जो सीड बनती है उसके अंदर 2 कॉटिलिडन्स होते हैं और पाइनस की सीड के अंदर होते हैं
3 to 18 कॉटिलिडन्स, ठीक है, इतने ज़्यादा कॉटिलिडन्स उसके अंदर होते हैं। तो हम ये लिख लेते हैं। सो साइकस की सीड में 2 कॉटिलिडन्स होंगे, तो साइकस इज बेसिकली डाइकॉटिलिडनस। एंड पाइनस की सीड में यू विल सी 3 to 18 कॉटिलिडन्स। सो ये कैसा हो गया, पॉलीकोट, और ये हो गया डाइकॉट, ठीक है, डाइकॉट। और जो पाइनस है दैट इज पॉलीकॉट, उसमें 3 to 18 कॉटिलिडन्स मिलते हैं उसकी सीड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म जो है वो दोनों में ही बनेगा, एंजियो में भी और जिम्नो में भी। बट फर्क ये होता है कि जो एंडोस्पर्म है जिम्नोस्पर्म में और एंजियो में मैं कंपेयर करके बता देती हूँ आपको, ताकि वो याद रहेगा आपको लंबे टाइम तक। सो एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में दोनों में ही एंडोस्पर्म मिलता है। व्हाट इज एंडोस्पर्म, अगर आपको नहीं पता है तो एंडोस्पर्म होता है न्यूट्रिटिव टिश्यू। सीड के अंदर न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एम्ब्रियो जब डेवलप होगा ना सीड में तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो होता है हैप्लॉइड, और एंजियोस्पर्म में होता है ट्रिप्लॉइड, क्योंकि ये डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है और यहाँ तो डबल फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रही है, ठीक है। सेकेंड थिंग, जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनेगा, बिफोर फर्टिलाइजेशन ही बन जाएगा। और एंजियोस्पर्म में इट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। एंजियोस्पर्म में भी एंडोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में भी एंडोस्पर्म है, दोनों में ही एंडोस्पर्म है। बट यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड है और यहाँ पे ट्रिप्लॉइड। और दूसरी चीज़, यहाँ पे बन रहा है फ्रॉम बिफोर फर्टिलाइजेशन, इसीलिए तो हैप्लॉइड रह गया, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के पहले ही बन गया। फर्टिलाइजेशन के बाद तो 2n कंडीशन आ जाती ना, तो डिप्लॉइड हो सकता था। बट यहाँ पे बनेगा आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। अब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जो एनसीईआरटी से बाहर है, पर वहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, देखते हैं। So next heading is seed of gymnosperm represent 3 generations. 3 generations को represent करती है, ठीक है, seed। अब सीड के अंदर जिम्नोस्पर्म की आप सीड देखोगे तो आपको उसमें 3 जनरेशन्स दिखाई देंगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी 3 जनरेशन्स की बात हो रही है। तो सबसे पहले देखिए, जो सीड की कवरिंग होती है, टेस्टा या टेगमेन एंड पेरिस्पर्म। मैं आपको बता देती हूँ ये सब है क्या। टेस्टा होता है सीड के आउटर मोस्ट कवरिंग, टेगमेन होती है इनर मोस्ट कवरिंग, मतलब इनर कवरिंग, और पेरिस्पर्म होता है बचा हुआ न्यूसेलस। जो न्यूसेलस होता है न्यूट्रिटिव टिश्यू ओव्यूल में, वो बचा हुआ। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तीनों के तीनों चीज़ जो सीड में मिलेंगे ये रिप्रेजेंट करते हैं पेरेंट स्पोरोफाइट को। रिप्रेजेंट पेरेंट जिससे वो बने हैं स्पोरोफाइट, है ना। स्पोरोफाइट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वो डिप्लॉइड होता है और स्पोर बनाता है। तो ये तीनों कहाँ से आए हैं, जो पेरेंट का स्पोरोफाइट में जो इंटेग्यूमेंट्स थे ना, उन्होंने इसको बनाया है। इंटेग्यूमेंट से टेस्टा टेगमेन बना और पेरिस्पर्म किससे बना है, न्यूसेलस से। तो ये दोनों के दोनों पार्ट, इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस, पेरेंट के पार्ट थे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये पेरेंट स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड इज एंडोस्पर्म, जो सीड के अंदर एंडोस्पर्म मिलेगा हैप्लॉइड। मैंने आपको बताया वो बिफोर फर्टिलाइजेशन ही बन जाता है और उसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ फीमेल का रोल है, मेल का तो रोल है ही नहीं। वो डायरेक्टली फीमेल की बॉडी ही कन्वर्ट हो रही है किसमें, एंडोस्पर्म में, बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल गैमेटोफाइट को। जो फीमेल गैमेटोफाइट था ना ओव्यूल, वही डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता था किसमें, एंडोस्पर्म में। तो इसीलिए क्या था, हैप्लॉइड है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले इन तीनों ने इस पेरेंट स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंडोस्पर्म रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल गैमेटोफाइट को। और सीड में और भी कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं, लाइक प्लम्यूल, जब आगे सीड जर्मिनेट करेगी प्लम्यूल शूट बनाएगा, रेडिकल रूट बनाएंगे, सस्पेंसर, कॉटिलिडन, ठीक है, जो सीड के अंदर कॉटिलिडन्स हैं, ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये आगे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो नया प्लांट बनेगा उसके लिए, है ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे बेसिकली रिप्रेजेंट फ्यूचर स्पोरोफाइट, जो फ्यूचर में आएगा। क्योंकि
देखो जब प्लूम्यूल बनाएगा तो शूट, रेडिकल बनाएगा तो रूट, और फिर आगे पूरा प्लांट बन जाएगा। तो वो पहले वाला प्लांट तो नहीं है ना, नया प्लांट बना है, तो फ्यूचर प्लांट बोल देते हैं उसको। ठीक है, रिप्रेजेंट फ्यूचर स्पोरोफाइट। नेक्स्ट देखो इनकी लाइफ साइकिल कैसी है जिम्नोस्पर्म की। सो लाइफ साइकिल बेसिकली जिम्नोस्पर्म में होती है डिप्लॉन्टिक। ठीक है, कैसी लाइफ साइकिल होती है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और इनके अंदर जो मियोसिस होती है दैट इज स्पोरिक मियोसिस। ठीक है, मियोसिस कौन सी करते हैं? स्पोरिक मियोसिस। तो आप साइड में डायग्राम भी देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ लाइफ साइकिल के। ठीक है, स्पोरिक मियोसिस होती है। अब हम कुछ बात करेंगे यूनिक फीचर्स ऑफ साइकस। साइकस के हम कुछ यूनिक फीचर की बात करेंगे। ठीक है, जो पाइनस से अलग है वो वाले साइकस के हम फीचर्स डिस्कस करेंगे, यूनिक फीचर्स ऑफ साइकस। सो फर्स्ट थिंग इज जो साइकस होता है दैट इज डायोशियस। ये मैं सिर्फ साइकस के पॉइंट बता रही हूँ, डायोशियस कलेक्टिव करके, ताकि आपको याद रहे। और ये अनब्रांच्ड है। ठीक है, इसमें ब्रांचेस नहीं होती। साथ ही साथ इसमें जो रूट्स होते हैं वो कोरोलॉइड रूट्स होते हैं। ये मैं आपको वैसे पहले बता चुकी हूँ, पर मैं यहाँ पे कलेक्टिव लिख रही हूँ सारा कुछ। सेकेंड थिंग, दे शो फर्न एंसेस्ट्री। ये फर्न के जैसे कुछ कुछ फीचर शो करते हैं। फर्न मतलब टेरिडोफाइट्स, क्योंकि ये टेरिडोफाइट से ही तो इवॉल्व होके बने हैं ना, तो इनके कुछ कुछ फीचर टेरिडोफाइट के जैसे हैं, जैसा कि प्रेजेंस ऑफ मल्टीसीलिएट स्पर्म्स। तो जैसे कि आपने पढ़ा है, मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है कि साइकस के पास मल्टीसीलिएट, बहुत सारे सीलिया वाले स्पर्म्स होते हैं। वही सेम फीचर फर्न्स में भी होता था। तो इनका ये वाला फीचर फर्न्स के फीचर से सिमिलर है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, जो साइकस है उसका सबसे लार्जेस्ट ओव्यूल है पूरे प्लांट किंगडम में। सबसे लार्जेस्ट ओव्यूल इसी का होता है। लार्जेस्ट मेल गैमीट इसी की होती है। ठीक है, सबसे बड़ी मेल गैमीट। उसके बाद है लार्जेस्ट एग, लार्जेस्ट फीमेल गैमीट हो गया ना एग, और लार्जेस्ट मेल कोन। मेल कोन, फीमेल कोन तो इसमें है नहीं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फीमेल कोन इज एब्सेंट। तो कभी भी ये मत बोल देना लार्जेस्ट फीमेल कोन भी है, नो, फीमेल कोन इज एब्सेंट। तो लार्जेस्ट ओव्यूल है इसके पास। ठीक है, लार्जेस्ट मेल गैमीट है, लार्जेस्ट एग मतलब फीमेल गैमीट, लार्जेस्ट मेल कोन है। ठीक है, अब जैसे कि हमने पाइनस में पढ़ा था, उसमें पॉलन शेडिंग जो थी, देखो इस मैंने आपको बताया था ना पॉलन शेडिंग जिम्नोस्पर्म में, तो पाइनस में तो होती थी 4 सेल में। वो जो मैंने 4 सेल स्टेज बताया था वो पाइनस का था, जबकि साइकस में होती है 3 सेल्ड स्टेज में। 3 सेल्ड मतलब इसके पास एक प्रोथैलियल सेल है। ठीक है, एक वेजिटेटिव सेल है और एक ही जनरेटिव सेल है। इसके पास 2 प्रोथैलियल नहीं है बेसिकली, उसी की वजह से डिफरेंस आ गया। ठीक है, पाइनस में 4 थे ना, तो उसमें 2 प्रोथैलियल सेल थे और एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। इसके पास प्रोथैलियल भी एक ही है, इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये है जिम्नोस्पर्म के रिप्रोडक्शन के बारे में। साइकस के मैंने कुछ यूनिक पॉइंट्स बताए हैं आपको, और बाकी यूनिक पॉइंट्स आप पीछे भी देख चुके हो कि 2 कॉटलिडेंस मिलते हैं, इसमें फर्टिलाइजेशन जो होती है दैट इज ज़ूआइडोसाइफोनोगैमस। तो बाकी तो मैंने पीछे बता दिए हैं। कुछ कुछ पॉइंट जो हम पीछे नहीं पढ़ पाए थे वो मैंने यहाँ पे आपको कलेक्टिव लिखवा दिए। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे जिम्नोस्पर्म का, और फिर हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।